चालू किया है क्या? सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा, इसका एम क्या है, पर्पस क्या है सीपीसी का? कंसोलिडेट एंड अमेंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू सिविल सूट्स। ठीक है, अब तीन चीजें पढ़ी थी पहले, कॉज ऑफ एक्शन, जजमेंट और डिक्री पढ़ा था कल हमने। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? रीजन फॉर डिस्प्यूट। पर अगर हमने याद किया हो तो एवरी फैक्ट विच इज नेसेसरी टू प्रूव द कंटेंशन की वो उसके ऑर्डर उसके खिलाफ उसके फेवर में आए, टू जस्टिफाई द ऑर्डर इन फेवर ऑफ हिम। फिर हमने देखा था जजमेंट। जजमेंट बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर बाय जज। ठीक है, जजमेंट क्या है? स्टेटमेंट। अब डिक्री, डिक्री के मेन पॉइंट्स क्या है? पहला, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। दूसरा, इट इज कंक्लूसिवली। तीसरा, डिटरमाइंस। फिर चौथा, with regard to all or matter of any of the matter of controversy. पांचवा, it may be preliminary or final. What does decree does not include? जिसमें अपील होती है। ठीक है, an adjudication in which appeal is lies, और दूसरा जिसमें डिसमिसल हो जाता है ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, कंक्लूसिव, regard to any matter or all matters of controversy, और last adjudication is should have been given in a suit, मतलब कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग हुआ। इतना सबको क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर जिसके फेवर में जजमेंट आया, जजमेंट डेटर जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया। अब आ गए ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या? जो यूं ही कुछ ना कुछ जज एक्सप्रेस करता है। डिक्री मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग, डिक्री मतलब फाइनल कंक्लूसिव थिंग, इसके बाद आगे कुछ नहीं होता। लेकिन ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल एक्सप्रेशन है विच इज नॉट अ डिक्री। ऑर्डर इज व्हाट विच इज नॉट अ डिक्री। ऑर्डर इज व्हाट विच इज, पहली चीज। अब अगर एग्जाम्पल वाइज जाएं तो ऑर्डर मतलब कल ये स्टेटमेंट्स लेके आना, कल विटनेस लेके आना, कल अपने तरफ से ये सारी चीजें पेश करना, अपने तरफ से डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मुझे ये वाली रिकॉर्डिंग चेक करनी है, ये सब क्या है? ऑर्डर्स हैं। क्या ये डिक्री है? नहीं है। अब बोला है अपील फ्रॉम ऑर्डर, स्टार मार्क करो। डिक्री के अगेंस्ट अपील होती है? नहीं होती, तभी वो फाइनल डिक्री होती है। ठीक है, लेकिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील होती है? होती है। अब ये कह रहा है कि नो अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर, हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती, अदर देन दीज फॉलोइंग। अदर देन दीज फॉलोइंग मतलब कि, हाँ, मतलब कि अगर मैं आपको ऑर्डर दे रही हूं कि कल ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, तो आप जाके अपील करोगे क्या? नहीं, इसके अगेंस्ट अपील हो ही नहीं सकती। अगर कोई पर्सन फाइल कर भी दे तो उसकी अपील क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कौन सी चीजों पे हम अपील कर सकते हैं वो ये चार पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, सब ध्यान से देखना। ठीक है, पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104 ऑफ कोड, नो अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर अदर देन पे ब्लॉक बनाओ व्हाट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स अंडर द कोड अपीलेबल ऑर्डर्स आर एज फॉलोज। मतलब कि पहली लाइन का मतलब है ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, लेकिन अगर किसी एक्ट में या किसी लॉ में अलग से प्रोवाइडेड है तो अपील हो सकती है। और सीपीसी में मतलब इस कोड में 4 अपीलेबल ऑर्डर्स बताए, मतलब इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। पहला, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A for compensatory cost in respect of false or vexatious claim within pecuniary jurisdiction of the court। हमको समझ ही नहीं आया क्या लिखा है ना? किसी को भी नहीं ऐसा समझ आया होगा। अब पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर दोबारा रीड करते हैं। क्या हुआ है बच्चे? एक मिनट, कल कौन सा नाम रह गया था? चिंटू पिंटू ना। एक चिंटू है, ठीक है, उसके पास, हाँ, चिंटू है, ठीक है, उसके पास उसने क्या किया है, हम कल वाला एग्जाम्पल फॉरवर्ड करते हैं। उसने क्या किया है, एक कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, ऐसा वो कह रहा है, और बदले में उसको क्या लेना है? 5 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, ये कंपनी है हमारी। अब जब उसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया है उसका कोई ना कोई इनवॉइस होगा,
उसके कोई ना कोई डिटेल्स होंगे। जब ये 5 लाख रुपए आने थे, इसका इसने कोई ना कोई नोटिस भेजा होगा कि 5 लाख रुपए हमको भेजो। अब इसने क्या किया, कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी कि हमने इसको रॉ मटेरियल बेचा था और हमें इसे 5 लाख रुपए ने, जज साहब इसने मेरे 5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। जज को तीसरी हियरिंग में समझ आया कि ये जो 5 लाख के रुपए की बात कर रहा है ना, वो गलत है, ये फॉल्स क्लेम मांगने आया है, जबकि ऐसी कोई डील ही नहीं है इस कंपनी के साथ। इसको कोई गलत फहमी हुई है, किसी और कंपनी के साथ डील हुई होगी, एबीसी लिमिटेड कंपनी के साथ तो इसकी ऐसी कोई डील नहीं हुई है। ये क्या है, फॉल्स क्लेम या वेकेशियस वर्ड पढ़ा था अपन ने, वैसा क्लेम। अब कंपनी का तो बहुत सारा टाइम उसने ले लिया, फेक फेक एप्लीकेशन फाइल की उसने, तो कंपनी क्या बोलेगी, मेरा इतना टाइम वेस्ट किया है, उसका मुझे पैसा चाहिए। या कोर्ट क्या बोलेगा, तुम एक काम करो, कंपनी को छोड़ो, तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, 3 हियरिंग तुमने वेस्ट की, मुझे तुम कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट दो। अब कोर्ट ने 5 लाख रुपए की केस में, 5 लाख रुपए के केस में बोल दिया तुम मुझे 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट दो। बेचारा 5 लाख लेने आया था, उसको कॉस्ट कितनी लग गई, 2 लाख रुपए। अब वो ये चीज मान रहा है कि उससे फॉल्स क्लेम हुआ होगा, लेकिन 2 लाख रुपए वो भर नहीं सकता। उसको लग रहा है ये कॉस्ट सही नहीं है, ये कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट अपील कर लूं, हाँ कर लो। तो ऐसे मैटर में पहला वाला पॉइंट में अपील अलाउड है। अब एक बार दोबारा रीड करते हैं। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन, याद करो 35A, जिसका मतलब है फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेकेशियस क्लेम विद इन अ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। मतलब एक ऐसा कोर्ट जो कितने 5 लाख रुपए वाले मैटर्स हैंडल कर सकता है, उसको कितनी कॉम्पनसेटरी बोल दी, 2 लाख की। क्यों बोली, क्योंकि गलत फॉल्स क्लेम मांग रहा था, जो 5 लाख रुपए मांग रहे थे उतनी तो उसने डील करी ही नहीं थी। बट ओनली फॉर द लिमिटेड ग्राउंड दैट नो ऑर्डर शुड हैव बीन मेड और सच ऑर्डर शुड हैव बीन मेड फॉर अ लेसर अमाउंट। अब इसके आगे का पॉइंट वो बोल रहा है, पहली बात कि वो अपील क्या कर रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए नहीं देने, या फिर प्लीज थोड़ा सा 2 लाख का अमाउंट कम कर दो। फिर से एक बार देखो, 35A क्या बोल रहा है कि आप अपील कर सकते हो, कब, फॉर compensatory cost in respect of false or vexatious claim within the pecuniary jurisdiction of the court, but only for limited ground। क्या ground, that no order should have been made, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आना चाहिए था, या फिर कम अमाउंट का ऑर्डर आना चाहिए था। अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर ये वाला पॉइंट दोबारा समझ नहीं आएगा, घर जाके 50 बार पढ़ लो, नहीं समझ आएगा। जिस हिसाब से तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस हिसाब से कह रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A किस चीज का ऑर्डर है, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कब लगाई जा रही है, फॉर फॉल्स ऑन वेकेसेशियस क्लेम। अब किस लिए अपील कर रहा है वो, कि नो ऑर्डर शुड हैव बीन मेड और लेसर अमाउंट शुड बी मेड। ऑन दिस ग्राउंड कोई भी ऑर्डर नहीं मांग आना चाहिए था, या फिर कम अमाउंट का ऑर्डर आना चाहिए था। सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट? वो जज खुद ही अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया, इतने पैसे भरो, कहीं लिखा नहीं है ये चीज। अब एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 एंड 92, पहला कौन सा सेक्शन था, 35A। पहला कौन सा सेक्शन था, 35A। दूसरा सेक्शन क्या है, 91 और 92, ठीक है। रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट्स अफेक्टिंग द पब्लिक, और सेक्शन 92 ब्रैकेट में उन्होंने सेक्शन एक्सप्लेन किया, अलेज्ड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पस और चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर। अब मतलब क्या हुआ, एक एक बबलू है, ठीक है, ये एक रिवर के पास रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो थोड़ा बहुत इसको क्या कर रही है, साइड से पल्यूशन कर रही है, ठीक है, पल्यूट कर रही है। अब जब ये रिवर को पल्यूट कर रही है तो बबलू को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ जाता हूँ, नहाता हूँ, यहीं से पानी पी रहा हूँ, तो ये मुझे दिक्कत हो रही है कि ये पल्यूशन इसमें क्यों आ रहा है। अब इसने क्या किया, इस फैक्ट्री के अगेंस्ट जाके क्या किया, सूट फाइल किया, लेकिन सिविल कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया कि ये मैटर हम नहीं हैंडल करेंगे, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हो रहा है, हमें इसे एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन वो बबलू के लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि उसका डे टू डे लिविंग है वहां से, तो ये क्या इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है? हाँ कर सकता है। वो कह रहा है कि पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सोचना है क्या लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक अफेक्ट हो रही है, क्या नहीं हो रही है, तुम अफेक्ट हो रहे हो, हमें इसे एंटरटेन नहीं करना, लेकिन तुम्हें अपील करनी है, जाओ अपील कर लो, हायर कोर्ट को बोल लो, वो अगर मानता है तो वो एंटरटेन तुम्हारा केस कर देगा। क्लियर है? पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 35A। दूसरा सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस के लिए, 92 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर किसी ने पब्लिक न्यूसेंस किया और उसने कोर्ट में केस फाइल किया, अब एक और बार, रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट, लीव मतलब मैंने बताया क्या होता है? रिक्वेस्ट। तो वो जो रिक्वेस्ट कर रहा था कि जज साहब मेरी एप्लीकेशन लेंगे कि नहीं, उसको क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। तो क्या उसके अगेंस्ट ऑर्डर अपील कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन कौन सा है नेक्स्ट? 95। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95, कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन और ऑन इनसफिशिएंट सूट, इनसफिशिएंट ग्राउंड। अब क्या हुआ? हाँ बेटे, हाँ 91 समझ आया, पब्लिक न्यूसेंस। 92 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम मेरे लिए ये सपोज एक कार मुझे दोगी और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 10 लाख दे दिए, कार नहीं आई, मैंने क्या किया? सूट फाइल किया। तो पहले मैंने लीव मांगी कि सर मेरी एक एप्लीकेशन लोगे, मेरा एक कार के साथ डील था, कोर्ट ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हारा केस एंटरटेन नहीं करूंगा, तो हायर कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, अब 95 सेक्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, एक कंपनी है, वो एक क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है बच्चे? कुछ ना कुछ उधारी ली होती है। ठीक है, इसने एक एक बैंक, एक क्रेडिटर से उधारी ली हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 मंथ्स की उधारी थी, 3 मंथ्स में मतलब इसको पे करना था। सपोज कंपनी ने पे नहीं किया और बोला कि यार 2 महीने और रुक जा, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं पे कर दूंगा। इस क्रेडिटर को लगा कि ये झूठ बोल रही है, इसके पास पैसे हैं, ये मुझे दे नहीं रही है। ये बैंक गया, बैंक में लीगल नोटिस सबमिट किया और बोला, कहानी बनाई कि यार इतना इतना अमाउंट था, क्रेडिट दिया था, 3 मंथ से वापस नहीं आया, इसका बैंक अकाउंट क्या करो आप? फ्रीज कर दो। ठीक है, सपोज उसकी बैंक में पहचान थी, उसका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो गया। अब ये कोर्ट में सूट फाइल करने गया है कि मेरा इतना इतना अमाउंट था, इन्होंने दिया नहीं है, इसका बैंक अकाउंट मैंने फ्रीज कराया, आप प्लीज मेरा पैसा इससे निकलवा के दो। अब क्या हुआ? एक तो इसने जो फ्रीज कराया, ये बैंक को कहानी देके बताया इजीली तो फ्रीज होता नहीं है अकाउंट। ठीक है, तो तुम एक कंपनी के लिए जो बोल रहे हो कि उसके पास पैसा है, जब वो कंपनी कह रही है कि 2 महीने रुक जाओ, दे देगी पैसा, तुमने ये सब कहानी बनाई है। हेडिंग क्या है सेक्शन 95 की, एक बार पढ़ो। इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, जो तुम बातें बोल रहे हो, तुम्हारा ग्राउंड नंबर 1, मैंने इसको लोन दिया था, ग्राउंड नंबर 2, इसके पास मुझे ऐसा लग रहा है पैसा है, मैंने इसका अकाउंट फ्रीज करा दिया है। जो दूसरा पॉइंट है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड है। क्या वो सफिशिएंट, तुम्हें पता है क्या उसके पास पैसा है कि नहीं? तुमने यूं ही उसका कोई बैंक अकाउंट जाके फ्रीज करा दिया। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अगेंस्ट तुमने रॉन्गफुल अरेस्ट जो क्रिएट किया है कि इसको अरेस्ट करो, इसके पास पैसा है, इसके ऊपर बहुत सारे सेक्शन लगने चाहिए, इसके पास पैसा है, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, ये जो तुमने स्टोरी लाइन क्रिएट की, चलो हम मान रहे तुमसे उसने पैसा लिया था, पर उसने तुम्हें 2 महीने रुकने बोला था, वो भी मान रहे हैं कि 3 मंथ्स की डील हुई थी, पर तुमने ये केस फाइल करने के लिए जो रॉन्गफुल स्टोरी क्रिएट की, जो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स क्रिएट किए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अगेंस्ट तुमने ये जो कंपनी का टाइम वेस्ट किया है ना, उसको कॉम्पनसेशन दो। समझ आ रहा है सबको? तो ये कंपनी को क्या देना पड़ेगा? उसको कॉम्पनसेशन। अब लोन है 10 लाख रुपए का, कॉम्पनसेशन बोल दिया 6 लाख रुपए का, जस्टिफाइड उस पर्सन को नहीं लग रहा है, क्या अपील कर सकता है? हाँ कर सकता है। मतलब कि आपके साइड से गलती है, उसकी भरपाई करने को कह रहे हैं, तो उसकी भरपाई के अगेंस्ट जाके अपील करनी है तो आपको अलाउड है कि आप बोल सकते हो 6 लाख का पैसा कम कर दो, मैं इस कंपनी को इतना सारा पैसा क्यों दूं, मुझे तो उससे जबकि 10 लाख रुपए लेने हैं। क्लियर है सबको? इंजंक्शन मतलब स्टे, तो रॉन्गफुल स्टे, उसका फ्रीज करा दिया आपने अकाउंट, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो आपने गलत जानबूझ के उसका फ्रीज कराया ना अकाउंट,
वैसे सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल में इंक्लूड की है। पहला सेक्शन क्या है बच्चे, 35 है, दूसरा सेक्शन 91, 92, तीसरा 95। ठीक है, पहला था कॉम्पनसेटरी कॉस्ट टू द कोर्ट, ठीक है, फॉल्स फॉर फॉल्स एंड विकेशियस क्लेम। दूसरा 91, 92 पब्लिक न्यूसेंस कर रहे थे या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन रिफ्यूज कर दिया आपका लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, आपको जो सूट फाइल करना था वो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तीसरा एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 जो क्या बोलता है, compensation for obtaining arrest attachment or injunction or insufficient ground। अब इस लाइन को एक बार फिर से समझो, 95 क्यों, तुमको हम कह रहे हैं कॉम्पनसेशन दो, क्यों, क्योंकि तुमने एक अजीब सा अरेस्ट या फिर अटैचमेंट, बैंक अकाउंट अटैच कराते हैं, कोई प्रॉपर्टी अटैच कराने के लिए बोल रहे हो, तो तुमने वो लेकिन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पे बोला गया, इसलिए तुम्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। किसी को लाइन पढ़ने में दिक्कत जा रही है अब? चलो लास्ट पॉइंट, एन ऑर्डर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कोर्ट इम्पोजिंग अ फाइन और डायरेक्टिंग अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रोसीजर ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट व्हेन सच अरेस्ट और डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। मतलब कि जबरदस्ती किसी को बोल रहे हो कि इसका अरेस्ट और डिटेंशन कर दो, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने को बोल रहे हो और आपको कर दिया गया है, आपको अरेस्ट और डिटेंशन कर दिया, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, कर सकते हैं, अपन ने देखा है किसी को जेल ले गए, उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर से एक ऑर्डर है कोर्ट का जिसमें क्या लगाया है, फाइन, जिसमें क्या लगाया है, अरेस्ट और डिटेंशन इन अ सिविल प्रिजन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट और डिटेंशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिर्फ, इसका मतलब समझो कि एक, हाँ, एक पूरा मैटर चला और फाइनल डिक्री आई कि भैया इस पर्सन ने बहुत कांड किया, इसको तो जेल जाना चाहिए। मतलब सारी हियरिंग, सारे विटनेसेस, सारे सबूत को नजर रखते हुए एक क्या फाइनल डिक्री आई, जेल जाना चाहिए। लेकिन तो इसके अगेंस्ट तो हम अपील करने को आपको नहीं कह रहे। एक नॉर्मल मैटर समझो कि हमारा एक ब्रांड है CS दुनिया, ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने कोर्ट में केस फाइल किया कि कोई मेरा ये ब्रांड नेम क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, बिना प्रूफ किए, बिना कुछ विटनेस देखे, मैंने बस कोर्ट में ये एप्लीकेशन डाल दी, इसको तो जेल जाना चाहिए, इसने तो बहुत सारा मुझे कॉम्पनसेशन पे करना चाहिए, ये मेरा ब्रांड नेम क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो अब अगर इसको जेल होती है सिर्फ एक बेसिक डॉक्यूमेंट देख के, तो क्या ये अपील फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्लियर है? पहला सेक्शन क्या हो गया बच्चे, 35 है, दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन नहीं है पर डिटेंशन और अरेस्ट के लिए है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर अपीलेबल ऑर्डर्स, तो किसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, सेक्शन 35A में कर सकते हैं, 91, 92 में कर सकते हैं, 95 में कर सकते हैं, और इम्पोजिंग फाइन और डायरेक्टिंग अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट कर सकते हैं। सबको समझ आ गया? किसी से भी पूछू बनेगा? चारों। थर्ड वाला है एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट और ग्राउंड्स। मैंने क्या एग्जांपल बताया था? नहीं, कंपनी वाला। हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल बताया था कि एक क्रेडिटर ने एक कंपनी को पैसा दिया, क्रेडिटर का नाम मान लो चिंटू, चिंटू ने एक कंपनी को पैसा दिया, कंपनी को जब पैसा दिया तो बोला था 3 मंथ्स में वापस कर देना, 3 मंथ्स में वापस नहीं किया, बोला 2 महीने रुको, पैसे नहीं है, दे दूंगा। तो 2 महीने या तो वो रुक सकता था, या तो उसके अगेंस्ट कोई और एक्शन ले सकता था, या जिद कर सकता था। उसने क्या किया, जाके कोर्ट केस फाइल कर दिया। अब जब कोर्ट केस फाइल किया तो उसको ये बताना चाहिए था कि 3 मंथ्स दिए थे, 2 महीने रुकने बोल रहा है, पर मुझे अभी ये पैसे चाहिए। उसने ये ना बता के इनसफिशिएंट ग्राउंड्स क्रिएट किए, केस कर दिया, और केस में फालतू बातें लिखी जो कि रिलेटेड नहीं थी। हाँ, इसके पास पैसे हैं, ये झूठ बोल रहा है, इसे मुझे पैसे देने चाहिए थे, ये बात बताई नहीं कि उसने 2 महीने रुकने बोला है। अब इस हियरिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ होगा उस कंपनी का, तो उस कंपनी का टाइम वेस्ट हुआ है। उस कंपनी ने बल्कि कोर्ट में बोला कि सर मैं तो पैसे देने तैयार था, 2 महीने रुकने बोला था, आप तो इससे मुझे कॉम्पनसेशन दिला के दो, मेरा कोर्ट का इसने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तो कोर्ट उसको क्या ऑर्डर देगा, कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन फॉर एन इनसफिशिएंट
ग्राउंड्स, ये ऑर्डर पास करेगा कोर्ट उस क्रेडिटर के लिए, उस चिंटू के लिए, तो फिर वो चिंटू बोलेगा, अपील करेगा, इतना सारा कॉम्पनसेशन मैं नहीं दे पाऊंगा, या ये कॉम्पनसेशन कैंसिल करो, मैं सही बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तो वो जाके आके अपील कर सकता है। ठीक है। हाँ, पहले तो बोल ले। सब में अपील कर सकता है, चारों में। फर्स्ट वाले में कोर्ट ने अपने टाइम के लिए लगाई है, थर्ड वाले में कंपनी को कॉम्पनसेशन बोलने के लिए लगाया। हाँ, प्लेंटिफ को नहीं, डिफेंडेंट को। ठीक है। कौन सा वाला? लास्ट वाला, एन ऑर्डर और एनी प्रोविजन ऑफ द कोर्ट इम्पोजिंग फाइन, डायरेक्टिंग अरेस्ट। सिंपल मीनिंग, मैंने जेल और फाइन का आपको ऑर्डर पास कर दिया, आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन फाइनल डिक्री होगी तो अपील नहीं कर सकते। क्योंकि अब एक बार और समझो, फाइनल डिक्री मतलब यही कि आपकी कंसेंट से आती है। मतलब कि जब प्लेंटिफ बोलता है कि ये हुआ है, डिफेंडेंट बोलता है हाँ हाँ ये हुआ है, एक्सेप्ट करता है, तुमको इतनी जेल, तुमको इतना कॉम्पनसेशन, तो वो अग्री करता है उसमें, वो आगे अपील नहीं करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? फाइनल डिक्री। तो जब दोनों पार्टीज की कंसेंट आ जाती है, अब कंसेंट मतलब कॉम्प्रोमाइज भी होता है, क्योंकि एक पार्टी है जो 5 लाख रुपए चाहती है और डिफेंडेंट कहता है 5 नहीं है, सेटल करते हैं, 3 लाख चला लेंगे जज साहब, तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है, अच्छा चलो 3 लाख आप ऑर्डर पास करो, लेकिन 3 लाख तो दिलवाओ, तो ये भी एक कंसेंट है, लेकिन विथ अ कॉम्प्रोमाइज है। जज अगर बोलता है कि डिफेंडेंट को 3 साल की जेल होगी, तो फिर वो मुद्दा उठाता है, 3 नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, एटलीस्ट 2 साल की कर दो, ये वो, फिर जज क्या बोलता है, चलो 2 साल की जेल। तो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, जो प्लेंटिफ है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चलो 3 नहीं, 2 साल की जेल, लेकिन कंसेंट देता है, हाँ देता है, तो भी इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनल डिक्री। तो जो फाइनल डिक्री आती है वो दोनों के कॉम्प्रोमाइज और कंसेंट से आती है, इसलिए उसके बाद आप अपील नहीं करते हो। ठीक है। वहां एग्जाम्पल लिखना है क्या? पहला वाला में लिखा है फॉल्स लॉ सूट, दूसरे वाले में मैंने लिखा है कंपनी पॉल्यूटिंग द रिवर, फिर रॉन्ग सूट, और लास्ट वाले में मैंने ट्रेडमार्क लिख दिया। अ डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड अ रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, ये अपन ने पढ़ा है। यहाँ पे स्टार मार्क करो, अ प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है। मॉड्यूल नहीं है हिमांशी अभी भी? किस किस की नहीं आई है? 2 लोगों की नहीं आई है। वहां पे डालिए कंप्लेन वगैरह कुछ। A preliminary decree decides the right of the parties on all or any matter in controversy in the suit but does not complete the dispose of suit। एक preliminary decree आती है जिसमें rights and obligation determine हो जाते हैं, फाइनल हो जाता है, बच्चे की कस्टडी किस पे जाएगी, लेकिन फाइनल मैटर खत्म अभी नहीं हुआ है, वो डिवोर्स होना बाकी है। तो प्राइमरी डिक्री, डिक्री भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कर देती है, लेकिन फाइनली सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करती। A preliminary decree may be appealed against, does not lose its appellate character by reason of a final decree having been passed before the appeal is present। मतलब डिवोर्स हो गया लेकिन बच्चे की कस्टडी पापा को चाहिए थी, क्या अपील फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है। ठीक है। The court may on application of any party to suit pass order on different application or different order in which not the final order is called as, mark करो, interlocutory order। मतलब कि बीच बीच में जो ऑर्डर्स आते हैं, अभी सिर्फ इतना समझो, बीच बीच में जो ऑर्डर्स आते हैं वो इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स होता है, एक अलग से इसका टॉपिक है, हम आगे अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। फिर द मेन डिफरेंस, स्टार मार्क करो वापस। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड डिक्री, अभी तक यही दिक्कत हो रही थी, मेन डिफरेंस क्या है ऑर्डर और डिक्री का? दैट एन इंजंक्शन विच इज अ डिक्री अपील लाइज एंड सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज on the mentioned section 100 of CPC। However, no appeal lies from an order unless it is expressly provided in section 104। मतलब जो ऊपर अपन ने ऑर्डर्स पढ़े उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो वो क्या हो गए? ऑर्डर्स, अपीलेबल ऑर्डर्स। और जिसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती वो क्या हो गई? डिक्री। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है। जिसके अगेंस्ट, जिस डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं है वो क्या है? डिक्री। जिसके अगेंस्ट अपील है और एक्सप्रेसली सेक्शन 104 में डिस्क्राइब्ड है वो क्या है? ऑर्डर। क्लियर है?
स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सूट, यहाँ साइड में जगह होगी ना, वहां लिखो सुप्रीम कोर्ट, एरो बनाओ हाई कोर्ट, एरो बनाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एरो बनाओ लोअर कोर्ट। बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। हमारा एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। तो स्ट्रक्चर में यही लिखा है, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ द इंफीरियर ग्रेड, इंफीरियर मतलब उससे भी छोटा कोर्ट, टू दैट डिस्ट्रिक्ट और एवरी कोर्ट ऑफ द स्मॉल कॉजेज इज सबऑर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बेसिक लाइन है, कुछ नहीं है वो, इस किसके नीचे कौन, किसके नीचे कौन, किसके नीचे कौन, वो लिखा है। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एक हेडिंग दिख रही है आपको, स्टे ऑफ सूट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइज, क्या लिखा है, रेस सब जुडाइज। अब नीचे आओ, ये क्या लिखा है, रेस जुडी काटा। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, पहला वाला क्या है, रेस सब जुडाइज, दूसरा वाला क्या है, रेस जुडी काटा। इन दोनों में हर बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, किसका मतलब क्या है। दोनों थोड़े से सिमिलर है पर एक्चुअल में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, श्रेयांश याद है क्या? चलो पहले एग्जाम्पल देखें। हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा, एकदम से याद आ जाएगा। चलो देखो, शाश्वत नाम है ना इसका, शाश्वत, हाँ वही वही वही, मेरे को वो रेसिंग से याद है ना, तू सैक रेस से। चलो, एक है शाश्वत, ठीक है, एक है श्रेयांश, ठीक है ना, एक को 3 बार एक को 4 बार। अब देखो, एक प्रॉपर्टी है शाश्वत के पास, ठीक है। शाश्वत ने क्या किया, श्रेयांश को बोला भाई प्रॉपर्टी तेरी, आज से ये प्रॉपर्टी तेरी। इसमें कितने की भाई, 1 करोड़ की है प्रॉपर्टी तेरी, ठीक है। अब श्रेयांश ने क्या किया, 1 करोड़ तो दिए नहीं और इस घर में बढ़िया ऐश करने लग गया, ठीक है। अब जब वो इस घर में ऐश करने लग गया और फिर शाश्वत बोलने हैं, भैया कौन सी प्रॉपर्टी, मैं तो यूं ही कह रहा था भाईचारे में कोई तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, और तूने कौन सा मुझे 1 करोड़ रुपए दिए हैं जो तू इसमें रह रहा है। फिर भी वो रह रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, नहीं अपनी डील हुई थी भाई, मैं तेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ, अपनी बात पे मैं 1 करोड़ दे दूंगा, घर मेरा, ठीक है। अब जो शाश्वत है उसने क्या किया, कोर्ट में केस फाइल किया। उसको बहुत गुस्सा आ गया है कि ऐसे कैसे वो मेरा घर अपने नाम पे करवा सकता है, इलीगल पोजेशन कर सकता है। तो उसने कोर्ट में केस फाइल किया। वो पहले गया सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट गया प्रॉपर्टी मैटर को लेके, ठीक है। प्रॉपर्टी मैटर का उसने केस लगाया, 2 हियरिंग हुई, नोटिस पे नोटिस जाने, इसको समझ आ गया कि यार प्रॉपर्टी का मैटर है, कम से कम 10 साल चलेगा ये, तब तक तो श्रेयांश प्रॉपर्टी में ऐश करेगा, 10 साल में तो उसकी शादी वादी हो जाएगी, ये तो अपने वहां घर जमा लेगा बढ़िया, ठीक है। इसको लगा कि यहाँ पे मैंने केस फाइल कर दिया है, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्रिमिनल केस भी फाइल करूंगा इसके अगेंस्ट, ठीक है। मैं क्रिमिनल केस भी फाइल कर देता हूँ कि इसने मेरे साथ इलीगल काम किया है, यहाँ पे इस घर में वो कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ इलीगल काम कर रहा है, तो मैं इस घर को इसके हवाले नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी का एक और केस, फिर भी इसको लगा यार यहाँ पे भी बहुत साल लगेंगे, तो ये एक और सिविल मैटर में चला गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेके। तो एक क्या हो गया, इलीगल पोजेशन, एक क्या हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी इन दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो 2 मैटर इसने एक साथ चलाए हैं, क्या ये अलाउड है? कहाँ कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है, कहीं पे सुना है? क्या ऐसे 2 केसेस अलाउड है? नहीं अलाउड है। ये जो अलाउड नहीं है ना, इसको कहते हैं सब जुडाइज, रेस सब जुडाइज। जो अलाउड नहीं है उसे क्या कहते हैं, रेस सब्जेक्ट।
अब क्या हुआ बच्चा, यहां मैटर चल रहा था, ऑन गोइंग था मैटर, उस बीच क्या किया इसने, दूसरी जगह मैटर चलाना चालू कर दिया। तो ये एक मैटर जो अभी चल रहा है, खत्म हुआ नहीं है, आप दूसरा मैटर चालू नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर पे अलग जजमेंट आ जाएगा, इधर पे जजमेंट अलग अलग आ जाएगा, ये दोनों आपस में जजमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। सपोज इसमें आ गया प्रॉपर्टी श्रेयांश की है, 1 करोड़ 2 प्रॉपर्टी श्रेयांश की, इधर पे आ गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आप इलीगल पोजेशन वापस दो। तो दो अलग अलग जजमेंट, तो प्रॉपर्टी एक्चुअल किसकी हुई, ना श्रेयांश की ना शाश्वत की। एक जगह वो बोलेगा मेरी है, एक जगह बोलेगा मेरी है, फिर से एक और मैटर आ जाएगा। तो इतने सारे लिटिगेशंस बाय वन, जजेस कम है, मैटर ज्यादा है, इतने सारे लिटिगेशंस आप फाइल मत करो, कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो, एक जगह जजमेंट आने दो और उस पर भरोसा करो, एक साथ दो टाइम पे मैटर्स मत चलाओ। समझ आया? इसी के ही साथ रेस जुडी काटा, इसी एग्जाम्पल में समझो जो श्रेयांश ने किया वो गलत है, उसने 1 करोड़ दिए नहीं, इलीगल पोजेशन। जज ने जजमेंट पास किया 6 महीने की तुमको जेल है, ठीक है। जज ने क्या जजमेंट पास किया, 6 महीने की श्रेयांश को जेल है। अब तुम जेल में रहोगे 6 महीने और प्रॉपर्टी शाश्वत की। सपोज 6 मंथ बाद श्रेयांश को रियलाइज हो गया उसने बहुत गलत काम किया, 6 महीने बाद जब वो वापस आया, वो चुपचाप अपने घर से रोज ऑफिस जाता था, वापस घर आता था, रोज ऑफिस जाता था, वापस घर आता था। लेकिन शाश्वत को ये अच्छा नहीं लगता था कि ये 6 महीने बाद इतना खुश कैसे, मैं फिर से इसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, मैं फिर से वही मुद्दा उठाऊंगा, अब इसको 1 साल के लिए जेल में होनी चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। वंस अ पर्सन हैज बीन डिटेन, वंस अ पर्सन को एक बार उसकी गलती का रियलाइज आपने करा दिया, काइंड ऑफ, आप उसको दोबारा सेम चीज के लिए, सेम कॉज के लिए ऑफेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस अभी ही समझो, पढ़ने के बाद तुम्हारे एंटीनाज अलग आ जाते हैं। दोनों का डिफरेंस अभी समझो, एक में ऑन गोइंग था, एक में खत्म हो गया था, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है। एक में अभी भी मैटर चालू है और क्या किया, दूसरा मैटर चालू कर दिया। एक में गलती की सजा मिल गई है, फिर से क्या किया, फिर से गलती की सजा दे दो, तो सेम गलती का, सेम कॉज ऑप्शन का दोबारा सजा नहीं मिलती, ठीक है। जुडिकाटा समझाऊं, एक बार जजमेंट आ गया है, 6 महीने की जेल, वापस आ गया ये घर, 6 महीने हो गए हैं, वापस आ गया, लेकिन शाश्वत फिर से सेम मुद्दा उठाने कोर्ट गया है, तो क्या उठा सकता है? नहीं उठा सकता। तो एक बार जिसका जजमेंट आ गया, दोबारा उसको सेम कॉज के लिए आप पनिश नहीं करा सकते। चलो पहले सब जुडाइज पढ़ते हैं। सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन बच्चे? सेक्शन 10। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी suit in which the matter in issue also directly or substantially in the issue is previously institute a suit between the same parties, between the parties under whom they are or any of them claim litigation under the same title where such suit is pending or same in any other court in India। क्लियर है? सेम पार्टी, सेम मैटर, सेम क्लेम, सेम टाइटल, कहीं ना कहीं और कोर्ट में अभी भी क्या है, पेंडिंग है। क्या है? पेंडिंग है, मतलब अभी भी केस क्या है, ऑन गोइंग है। एक बार फटाफट है ना, सेल ले आएगा क्या? एप्लीकेशन दर्ज कराने की अलग से एक जगह है, वहां जब दर्ज कराने जाओगे तो उनके पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो टाइम लेते हैं आपकी, एक बार में से एप्लीकेशन गई और साइन करके वापस नहीं देते, वो टाइम लेते हैं, वो चेक करते हैं, इंडेक्स देखते हैं नहीं है क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, फिर आपकी एप्लीकेशन दर्ज होती है, ठीक है।
तभी मैंने क्रिमिनल कोर्ट अलग से बताया था कि मैं आगे बताऊंगी। सिविल कोर्ट में अगर दोबारा सेम एप्लीकेशन लेने गए तो वो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही जगह, एक ही दरवाजा है जहां पे सारी एप्लीकेशन आती है, चाहे नेगोशिएबल की लाओ, स्पेसिफिक रिलीफ की लाओ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की लाओ, चाहे प्रॉपर्टी की लाओ, एक ही दरवाजा है। जा ही नहीं सकता ना बच्चे, पहले लोअर कोर्ट ही आता है ना। आपको कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जाओगे वो मना कर देगा कि पहले लोअर जाओ, ठीक है। चलो, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली या सब्सटैंशियली इन इशू प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड suit between the same parties, between parties under whom they or they any of them claim litigation under same title where the suit is being pending or any other court in India। मतलब फॉरेन में चल रहा और फिर इंडिया में लेके आए तो एक्सेप्ट करेगा क्या? हाँ करेगा, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका, क्योंकि तुमको पढ़ते आ गया, अब तुमको समझने भी आ गया, अब तुमको एग्जाम्पल भी आ गया, अब याद करने का तरीका। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल याद हो गया, पहला पॉइंट। एनी सूट इन व्हेन द मैटर इज इशू पेंडिंग, ठीक है, इज ऑल्सो डायरेक्टली और सब्सटैंशियली, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, बिटवीन सेम पार्टीज। फोर्थ पॉइंट, बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। और फिफ्थ पॉइंट, लिटिगेशन अंडर सेम क्लेम। और सिक्स्थ पॉइंट, वेयर सच मतलब सूट इज पेंडिंग। ये दिमाग में इस तरीके से याद करना। और अच्छी बात यह है कि अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, इसके नीचे पॉइंटर्स में आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। In any court beyond the limits of India established or continued by the central government having like jurisdiction or before the Supreme Court। मतलब अगर सीजी आपको अलाउ करता है फॉरेन का केस यहाँ पे दोबारा फाइल करने के लिए तो आप कर सकते हो। However, the pendency of a suit in a foreign suit does not preclude यानी stop the courts in India from trying a suit founding on the same cause of action। मतलब फॉरेन में चल रहा है, उसको इंडिया में लेके आओ तो आपको कोई नहीं रोकेगा। क्लियर है? प्रिक्लूड के वहां स्टॉप लिख लो। ये क्यों आया है, ये क्यों रेस सब्सिडाइज आया है, क्यों लगा रहे हैं ये? कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो बेसिकली, ठीक है, टू प्रिवेंट कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन फ्रॉम साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू पैरेलल सूट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम मैटर इन इशू। ताकि दो अलग अलग कोर्ट अपना काम एक ही मैटर में वेस्ट ना करे, ठीक है। इसलिए सेक्शन 10 इनैक्ट किया गया है। द पर्पज इज ऑल्सो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन। जैसे मैंने बताया, एक में शाश्वत के फेवर में आ गया, एक में श्रेयांश के, तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हमने कौन सा सेक्शन इनैक्ट किया है? 10, जो कि क्या है? रेस सब्जुडाई। सब एक बार बोलो क्या है? बड़े हो गए अब तुम लोग, बड़े बड़े शब्द बोलो। इट मर्ली स्टेज दैट द ट्रायल कैन नॉट बी प्रोसीडेड विथ। क्लियरली क्या बोल देगा? हम इस मैटर में प्रोसीड नहीं करेंगे। अब कुछ केस लॉ दिए। पहला केस लॉ, पनस तोड़ से रीड करना। एलेजिंग ट्रेड नेम। सबको समझ आया इसने क्या पढ़ा? एक ट्रेडमार्क का मैटर है, ठीक है, एक ट्रेडमार्क, फुल स्टॉप पे थोड़ा रुकना होता है। एक ट्रेडमार्क का मैटर है जिसमें एक बोल रहा है कि एक सूट फाइल कर दिया है कि इसने हमारा ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट किया, मेरे ही ट्रेडमार्क जैसा कार्टन और पैकेजिंग करके बेच रहा है। फिर सेम मैटर एक और कोर्ट में जाके उसने अलेज कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? आर टोटली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, ठीक है। और फिर क्या लिखा है? सब्सिक्वेंट सूट शुड बी स्टेट। स्टेट मतलब रोक दिया, इंजंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो जो दोबारा वो केस फाइल करने गया था ट्रेडमार्क का, उसको कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो तुम दूसरी बार लेके आए हो ना, उसको मैं मना करता हूं, मैं इसमें प्रोसीड आगे नहीं कर पाऊंगा। केस का नाम क्या है? विंग्स। ये याद किया तो बहुत अच्छी बात है।
Wings Pharmaceutical and another versus Messrs. Swan Pharmaceutical and others. Wings Pharmaceutical versus Swan Messrs. Messrs. हाँ एंड अनदर और भी लोग होंगे ना और भी लोग वर्सेस मतलब दोनों पार्टीज के बीच में केस का नाम मैंने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ना सिखाया था विंग्स फार्मास्यूटिकल ने किसके अगेंस्ट फिर केस फाइल किया है स्वान फार्मास्यूटिकल तो बीच में क्या आएगा वर्सेस और एमएस मतलब मेसर्स हर बिजनेस के नाम के आगे मेसर्स लगा तुम्हारे आगे मिस्टर मेरे आगे मिसेस बिजनेस के आगे मेसर्स बाप रे कौन से स्कूल से हो आप लोग साहब स्मॉल वंडर्स कोई स्प्रिंग डे से तो नहीं है एआईआर का मतलब क्या है ऑल इंडिया रिपोर्टर रिपोर्टर बुक का नाम है ठीक है in even though if a case is not governed by the provision of section and matters in issue may not be identical yet the court have inherent powers to stay a suit मतलब exact identical नहीं भी लगा कोर्ट को तो भी उसके पास ये पावर है मैं एंटरटेन नहीं करूंगा सेम पार्टीज लग रही शायद कुछ घुमा के लेके आयो नहीं सुनेंगे ठीक है समझ आ गया सबको चलो essential conditions important essential condition of res subjudice essential condition of पहली कंडीशन द मैटर मस्ट बी टू सूट्स इंस्टीट्यूटेड एट डिफरेंट टाइम्स पहले एक फाइल किया था इसने इसको लगा यार बहुत टाइम लगेगा फिर दूसरा फाइल किया द मैटर इन द इशू इन द लेटर सूट लेटर यानी बाद वाला शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द अर्लियर सूट मतलब पहले वाले से बाद वाला सूट सिमिलर है थर्ड पॉइंट सच सूट शुड बी बिटवीन सेम पार्टीज लास्ट द अर्लियर सूट इज स्टिल pending either in the same court or either in any other competent court but not before a foreign court ये important है साथ में लिखना क्योंकि foreign court में चल रहा और फिर लेके आए तो चलेगा चलेगा चलो इंडिया में इंडिया का फॉरेन में फॉरेन का चलो there must be two suits at different time there must be एनर्जी कुछ खास पड़ा नहीं तालियां बजा रहे तुम लोग इसके पहले वाले में तो द मैटर इन द इशू इन द लेटर सूट इज सिमिलर टू द अर्लियर सूट सच सूट इज बिटवीन सेम पार्टीज ईच अर्लियर सूट इज स्टिल और इन एनी कोर्ट और इन द सेम कोर्ट और नॉट बिफोर द फॉरेन कोर्ट याद हो गया सबको इफ द कंडीशन एग्जिस्टेड द लेटर सूट शुड बी stayed till the disposal of the earlier suit पहला वाला जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा वाला हम एंटरटेन नहीं करें सबको समझ आ गया अब तेरे को जाना है तो तू जा सकता है ठीक अभी समझ आ रहा है ठीक है सबको क्लियर हो गया एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है For the applicability of section 10 two proceeding must be suits example देखो Suit for eviction of a tenant in a rent control statute cannot be sought to be stayed under section 10 of CPC on the ground that tenant has the earlier filed suit for specific performance. अब दो अलग अलग चीज है एक कह रहा है हमारा घर छोड़ के जाओ एक कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक अलग एक्ट है जो अलग से डील करता है इन मैटर्स को तो इसको हम नहीं कह रहे हैं कि टू प्रोसीडिंग्स मस्ट बी suits against the landlord on the basis of the agreement of sale disputed premises favor of a tenant जल्दी से नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो इन सच केस जल्दी से क्या ये पैराग्राफ एक बार पढ़ो एविक्शन मतलब निकालना तुम लोग टीवी वीवी में क्या देखते हो वही मैं कह रही हूँ तुम लोग टीवी में क्या देखते हो आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह वही कह रही हूँ सीरियल तो नहीं नेटफ्लिक्स हाँ रियलिटी शोज में एविक्शन होता है यार कुछ भी नहीं देखता तू क्या देखता है तू बाकी इंस्टाग्राम देखता है अब थोड़ा सा सूट्स देखना चालू कर दो तुम लोग पता एग्जाम्स के बाद तो ये पढ़ना चालू कर दो रोज रीड करो डिक्शनरी खोलो अब मत देखना अभी पढ़ाई करना
चलो एक बार तोड़ तोड़ के पढ़ने की समझने की कोशिश करो. फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या है? रेस्ट सब्जेडाइज. ठीक है. टू प्रोसीडिंग मस्ट बी सूट्स. दो प्रोसीडिंग्स को हम सूट कहते हैं. पहला, सूट फॉर eviction ऑफ अ टेनेंट इन अ रेंट कंट्रोल स्टैट्यूट कैन नॉट बी सॉट टू बी स्टेड अंडर सेक्शन 10. मतलब कि हम टेनेंसी वाले मैटर में जिसमें हम कह रहे हैं कि यार इसको घर से निकालो, इसमें इसको हम स्टे नहीं लगाएंगे. कब? ऑन द ग्राउंड दैट टेनेंट हैज अर्लियर फाइल्ड अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड. अभी क्या हुआ? टेनेंट ने एक केस फाइल किया था लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट. क्यों फाइल किया था? कि इसने मुझे घर बेचने का अग्रीमेंट किया हुआ है. अब लैंडलॉर्ड ने जाके एक और सूट फाइल कर दिया कि इसको इस घर से इविक्ट करो, ये मेरा क्या है? टेनेंट है. पहले वाला स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए था कि हमारा एक अग्रीमेंट हो रहा है घर बेचने का, इसने मुझे घर बेचना है. दूसरा वाला सूट क्या हो रहा है कि ये मेरे यहाँ टेनेंट था, इसको इस घर से निकालो. ये दो डिफरेंट सूट है, इन दोनों पे सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होएगा. पहला वाला क्या बोल रहा है? अग्रीमेंट टू सेल. पहला वाला क्या बोल रहा है? अग्रीमेंट टू सेल. दूसरा वाला क्या बोल रहा है? टेनेंट को घर से निकालो. तो एक सेल का है और एक टेनेंसी के एविक्शन का है. क्लियर है? इन सच केस इट कैन नॉट बी सेड दैट द अर्लियर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन द इशू ऑफ लेटर सूट और eviction. ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज की बात हो रही है. एक में श्रेयांश कह रहा है इसको मुझे घर दे दो, एक में शाश्वत कह रहा है इस घर में ये मुझे रेंट देता था, इस घर से इसको निकालो. दो अलग अलग बातें. इन मैटर में हम सेक्शन 10 अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस मैटर में, इस एग्जाम्पल में. ओके, गॉट इट? एक बार और रीड कर लो. लिखा है देयर द रीजन दैट सूट फॉर परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैड गॉट नथिंग टू डू विद द टेनेंसी थिंग. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलग है, टेनेंसी अलग है. हाँ बोल सकता है, लेकिन इसको गुस्सा आ गई, इसने जाके अलग से एक और सूट फाइल किया तो वो कर सकता है, लेकिन मैटर अलग अलग है. वो इधर पे बोल सकता है इस जज साहब मेरे इससे अग्रीमेंट हो रहा था घर बेचने का, ये मुझे घर से क्यों निकाल रहा है, और वो वहां कंटेंशन रखेगा ही, लेकिन उसको घर भी चाहिए तो उसने अलग से एक सूट फाइल कर रखा है. क्लियर है सबको? अब देखो, अगर टेनेंसी से eviction करने बोल दिया तो उसको मानना पड़ेगा, और उसको बोला घर बेचो तो वो उसको भी मानना पड़ेगा. जो भी, जो पहले और बाद का बात ही नहीं है, लेटर और अर्लियर सिमिलर है ही नहीं. अगर बोल दिया घर बेचो तो घर बेचना पड़ेगा, लेकिन टेनेंसी से eviction का अभी भी मैटर चल रहा है तो वो चलता रहेगा. दो अलग अलग चीजें. ठीक है, क्योंकि टेनेंसी वाला अग्रीमेंट चालू है. तो वो उसका कॉम्पनसेशन मांगेगा ना फिर. तुम टेनेंट थे, उसका रेंट भरो. जज तभी बनता है जब उसके पास बहुत सारा दिमाग होता है, ऐसे ही कोई जज नहीं बनता. नहीं नहीं, एग्जाम सिविल जज तो ऐसे ही बन जाते हैं. एग्जाम दो और क्या, अब तो बहुत इजी हो गया है. नो इंटरेस्ट, तुम लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगी फिर. चलो, रेस जुडी काटा, एक और टॉपिक क्या है? रेस जुडी काटा. अभी क्या पढ़ा? रेस सब्जेडाई. सेक्शन क्या था? 10. अभी सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? 11. ठीक है. ये बोलता है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच मैटर हैज बीन डायरेक्टली या सब्सटैंशियली इन द इशू इन अ फॉर्मर सूट either between the same parties, between the parties under whom they claim anything, a litigation under the same title competent to try such subsequent suit, or the suit in which suit has been subsequently raised. Main line क्या है? Finally decided by such court. उसमें क्या था? पेंडिंग. इसमें क्या है? फाइनली डिसाइडेड. बाकी सारी लाइनें सिमिलर हैं, बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं? सिमिलर है. उसमें क्या है? केस अभी भी पेंडिंग है. इसमें क्या है? केस अभी भी डिसाइडेड है. इसमें केस डिसाइडेड है, उसके बाद आके अगर आप कोई सूट फाइल करोगे तो हम आपके एप्लीकेशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे. क्लियर है? एक बार और रीड करना है क्या? नो कोर्ट शैल ट्राई सूट और इशू इन विच मैटर हैज बीन डायरेक्टली एंड substantially in issue in a former यानी आने वाला, पहले वाला suit previously decided either between the same parties,
under whom they claim litigation of same title competent to such try such subsequent suit, तो वो ऑलरेडी फाइनली डिसाइडेड है, तो आगे कोर्ट डील नहीं करेगा. एक केस दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन अंडरलाइंस जनरल प्रिंसिपल नो वन शैल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज. श्रेयान 2 बार सेम चीज के लिए जेल नहीं जा सकता. क्लियर है? The doctrine of res judicata prevails over doctrine of lis pendis where there is a conflict between two. Lis pendis यानी pending case. ठीक है, इसका अलग से एक टॉपिक है, आई गेस कौन से चैप्टर में है, नेगोशिएबल में है या किसी में है, एक लिस पेंडिस का टॉपिक. इट प्रिवेंट्स टू डिक्रीज ऑन द सेम सब्जेक्ट. सपोज अगर हो जाता ये श्रेयांश को दोबारा ये ले जाता कोर्ट, पहली बार में 6 महीने की जेल, दूसरी बार में शायद कोई जेल नहीं होती, तो ये खुश होता क्या? नहीं होता. इसको तो चाहिए था कि उसको हो. तो 2 डिग्री को बचाने के लिए, 2 टाइम वेस्ट ना हो, और एक बार हम आपको एंटरटेन कर चुके, दोबारा हम तुमको एंटरटेन क्यों करें, ये बचाने के लिए हमने कौन सा डॉक्ट्रिन बनाया है? रेस जुडिकाटा. अब सब जडाई से समझो, मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग है. काटा मतलब समझो क्या है? फाइनली डिसाइडेड है, कट गया है. तो जब भी कंफ्यूजन हो तो टर्म से याद कर लेना. जैसे ही कोई पूछे रेस जुडिकाटा तो फाइनली डिसाइडेड है. रेस सब जडाइज है तो पेंडिंग है. Section 11 says once the res is judicata, it shall not be adjourned again. जब हमने एक बार सूट फाइनली डिसाइड कर लिया है, दोबारा हम इस चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे. The principle applies to suit. Section 11 does not apply to principle of just finally litigation. ठीक है. अब देखो, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो. जैसे उसमें असेंशियल्स थे ना, सेम पार्टी सेम मैटर, वैसे इसके भी असेंशियल्स है. पहला, द मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन द इशू इन द फॉर्मर सूट, मतलब पहले वाला शैल ऑल्सो बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन द इशू लेटर सूट. जो मैटर पहले वाले में था, लेटर वाले में भी वही है. साइड में लिखो सेम मैटर. इन द मैटर ऑफ, अब केस दिया हुआ है, इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन ऑफ लिवाई ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकाटा एज ईच ईयर असेसमेंट इज फाइनल फॉर दैट ईयर एंड डज नॉट गवर्न द लेटर ईयर्स. एक बार म्युनिसिपल टैक्स भरा, पर हर साल भरना होता है ना, तो पिछले साल नहीं भरा तो ये नहीं बोल सकते अरे पहले तुमने लगाया था हमने भरा था. हर साल भरना है भाई तेरे को, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई यहाँ पे मत करना. चलो, second, the former suit has been decided. Former suits means the decided earlier. तो पहले डिसाइड हो चुका है, तो दोबारा डिसाइड नहीं करेंगे. The said issue has been heard and finally decided. Almost same points. फिर एक केस दिया है, the issue or the suit itself is heard and finally decided, then it operates as res judicata and not the reason leading to the डिसीजन. हमको और कोई डिस्कस ही नहीं करना, हम सीधे कौन सा प्रिंसिपल लगा रहे हैं? रेस जुडिकाटा, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी जजमेंट दे रखा है. सच फॉर्मर सूट एंड द लेटर सूट आर बिटवीन द सेम पार्टीज, लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल और पर्सन क्लेमिंग अंडर पार्टीज अबव. सेम लोग हैं, सेम पार्टीज है, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर है और सेम टाइटल, सेम पर्सन, 3 चीजें. सेम मैटर, सेम टाइटल, सेम पर्सन. In short, the principle applies where an issue which has been raised in a subsequent suit was directly and substantially in issue in a former suit between the same parties and was heard between them already finally. ठीक है, केसेस बहुत दिए, ध्यान से केस लॉज रीड करके जाना, इसी में से कुछ ना कुछ वो बना के पूछते हैं. नाम इंपॉर्टेंट याद नहीं हो कोई बात नहीं, लीडिंग केस लिख के आना, लेकिन जहां जहां केस के आगे कुछ लिखा है उससे कोई ना कोई केस लॉ बना सकते हैं. केस रेफरेंस करके तो अगर बोलते हैं तो जो मैंने जैसे अभी एक याद करा दिया आपको, तो वो याद रखना, फार्मास्यूटिकल वाला. ठीक है, स्वान फार्मा के पहले क्या नाम है? विंग फार्मा फार्मास्यूटिकल वर्सेस, तो वहां मैंने स्टार मार्क कराया क्योंकि उसमें केस लॉ बन सकता है. अभी ये जो ये सारे नाम है ना बच्चे, इसमें कोई केस की स्टोरी लाइन नहीं दी हुई है, इसमें सिर्फ डायरेक्टली जजमेंट दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ लीडिंग केस लिखना है. जहां मैंने याद कराया वहां रेफरेंस आएगा काम. ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसमें हम आगे नहीं आ सकते. क्लेमिंग अंडर पार्टीज अबव, जो ऊपर बोलने आ रहा है कि ये फिर से आया है इसको जेल दो, तो ये क्लेम कर रहा है ना, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, सेम मैटर है, सेम लिटिगेशन है, सेम टाइटल है, तो नहीं कर सकते.
4 पॉइंट्स रेस जुडिकाटा के अंदर। पहला क्या, सेम मैटर। दूसरा क्या, फॉर्मर सूट ऑलरेडी डिसाइडेड। तीसरा क्या, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। चौथा क्या, सेम पार्टीज सेम लिटिगेशन सेम टाइटल। जो क्लेम ऊपर पार्टीज करने आई हैं वो लोग सब आपस में सेम है। अब एक केस है, हाँ ये खत्म हो जाए फिर, इतना सही तो है। चलो शर्लीन, यही वाला केस पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट इन द गौरी नायडू। ये पैराग्राफ जो ऊपर दिख रहा है स्क्रीन में, थंदरौथू। ठीक है वो जो हेल्ड वॉट, हाँ एरेनियस। लिस कोपासनस। देखो समझ आया तूने क्या पढ़ा, एक बार फिर से पढ़, हेल्ड दैट से पढ़, एरेनियस। रुक जा, फिर एन इंटर पार्टी जजमेंट। आरुषि समझाएगा ये पूरा केस, लो मैं नहीं समझाने वाली हूँ, हाँ मैं नहीं बताने वाली हूँ। 2 बार मैंने उससे क्यों पढ़वाया, ताकि तुम लोगों को समझ आए। वो क्यों पढ़ेगी 2 बार, वो घर पे जाके पढ़ लेती है, वो लिख भी लेती है। अब तू ही समझाएगा, मैं नहीं समझाने वाली हूँ ये वाला केस, लो जो पढ़ा, ठीक है। The consent or compromise of the decree is not a decision by the court. It is an acceptance of something for which the parties has agreed. जब एक फाइनल डिक्री आती है तो मैंने आपको बोला था वो पार्टीज की साइड से कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज मिलके आती है। मतलब आपकी एक्सेप्टेंस होती है 6 महीने की जेल, आपकी एक्सेप्टेंस होती है 5 लाख का कॉम्पनसेशन, तो ही वो डिक्री बनता है। तो उसको आप कंसेंट बोलो, उसको आप कॉम्प्रोमाइज बोलो, वो एक्चुअल में क्या है आपकी साइड से, एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद ही वो डिक्री बनती है। द कोर्ट डज नॉट डिसाइड एनीथिंग। कोर्ट खुद से अपने हिसाब से कुछ डिसाइड नहीं करता। आप बोलो आप बोलो आप बोलो आप बोलो, फाइनली जो शाश्वत के एप्लीकेशन में लिखा होगा मुझे घर का पोजेशन वापस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसने अगर एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन नहीं लिखा तो इसको मिलेगा क्या, नहीं। प्लेंट में जो लिख के आता है कोर्ट वही देती, अपने मन से कोई भी जजमेंट वो नहीं देती। आप जो मांगते हो वही मिलता है। अगर श्रेयांश को 3 साल की जेल है और वो कम कराने के लिए बोल रहा है कि 2 साल की कर दो, तो जब वो बोल रहा है उसके बाद ही वो आएगा। मैं मतलब जज दया खा के खुद से 2 साल कभी नहीं करेगा। ठीक है, द कॉम्प्रोमाइज डिक्री मर्ली हैज द सील ऑफ द कोर्ट ऑन द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। जब तक उसी में ही था ना कि इन राइटिंग दोगे तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एज सच प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट जनरली अप्लाई टू कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज और डिग्री। मतलब जो डिग्री आती है वो जनरली क्या होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीज। द रूल ऑफ रेस्ट सबजडाइज, स्टार मार्क कर लो, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, बस ये लास्ट पैराग्राफ है। रिलेटेड टू अ मैटर व्हेन द सूट इज पेंडिंग जुडिशियल इंक्वायरी, वाइल रेस्ट जुडिकाटा रिलेट टू द मैटर विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो उसमें लिखा है प्रनाउंस, मतलब अनाउंस कर चुके हैं हम जजमेंट, तो वो क्या है, रेस जुडिकाटा। रेस सब्जेडाइज बार द ट्रायल ऑफ द सूट विच द मैटर डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इज पेंडिंग एजुडिकेशन इन अ प्रीवियस सूट। मतलब नया केस लेके आओगे और ऑलरेडी चल रहा है तो नए वाले केस में क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है, बार लग जाता है। Whereas res judicata bars the trial of a suit in which the matter has directly or substantially already been adjudged in a previous matter, जिसमें decided हो चुका है। फिर से रेस जुडिकाटा अराइजेज आउट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ
public policy that there should be an end to litigation of the same matter. रेस सब्जेडाइज क्या बोलता, रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, एक बार जिसको हमने कंसिडरेशन कर लिया है उसके बाद हम दोबारा इसमें डील नहीं करेंगे. फिर से रेस जुडिकाटा presumes conclusively the truth of former decision and outs the jurisdiction of the case to try out the case. मतलब जो पहले हमने डिसाइड किया था उसको हम कंक्लूसिव कहते हैं और जो नए वाले कह रहे हैं उसको हम भगा देते हैं. ठीक है, लिखा है outs the jurisdiction. It is however essential that the matter directly and substantially in issue must be the same as in the former suit, not matter collaterally or identically in the issue. आप बोल दो थोड़ा बहुत सेम है, आप बोल दो ज्यादा सेम है, जज को लगा सेम है मतलब सेम है. ठीक है, इस इतना ही इसमें आपको पढ़ना है, बाकी बस एक बार आप रीड कर लेना और कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. कल से हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. अभी हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग में सिर्फ सिविल मैटर्स रखने. ठीक है, सब में होता है.